वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिस्कस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर की इसकी डिमांड थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से डिस्कस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इन इंडिया, यानी भारत में लिंग की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। दोस्तों एग्जाम्स, बीएड की एग्जाम्स में यहाँ से पूछी जाती है क्वेश्चंस और यहाँ से आपकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कितनी नंबर्स ये क्वेश्चंस 10 नंबर्स के आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे अपने आंसर को और कम कह सकते हैं कि कम समय में अच्छा आप इफ़ेक्टिव अपना आंसर बना सकते हैं। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इन सारे चीज़ों को और ये राइटिंग स्किल भी बताएंगे कि आप अपने आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको बीएड के तमाम टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ हर एक जो बीएड में टॉपिक है उस सारे पर वीडियो में बना दिया हूँ, आप वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना डिले किए। दोस्तों जब आप एग्जाम देंगे तो आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट ना कर दोगे। सबसे पहले आपको करना है कि आंसर को लिखना कैसे, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके हिसाब से उसके पर्सपेक्टिव में आप देखोगे क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन करना है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ डिस्कस द हिस्टोरिकल यानी हमारे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जेंडर यानी लिंग, लिंग मीन्स मेल और फीमेल जो कहा गया है आपका, उसको विवेचना करना, उसकी स्टेटस क्या रहा है हमारे इतिहास में, हमारे इंडियन इतिहास में क्या क्या रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर का डेफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है, कि जेंडर इज यूज डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन, है ना। तो जेंडर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है वुमेन और मेल को यानी मेन को। और ये जेंडर जो होता है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है दोस्तों। हम लोग जन्म लेते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन यहाँ पर हमें जो जेंडर जो बनाया जाता है वो आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ करके इस तरीके से हमें सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें बताया जाता है कि बॉयज़ गर्ल सेपरेट कैसे रहना है, कैसे बैठना है ना। तो इस सारे जो सोशली कंस्ट्रक्टेड डिटर्मिनेशन है या सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजी है, इन सारे को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन आपके लिए सूट होगा। इसमें किसी भी कोटेशन आप डाल सकते हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको WHO के अकॉर्डिंग डाला है कि अकॉर्डिंग टू WHO जेंडर रेफर टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, activity and attributes that a given society considered appropriate for men and women। तो इस तरीके से आपका WHO के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपका डेफिनेशन डाल दिया। अब ये क्वेश्चन है कि हमारे इतिहास में जेंडर यानी लिंग के क्या पर्सपेक्टिव रहा है, क्या परिप्रेक्ष्य रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सोसाइटी से दोस्तों, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था बहुत अच्छी और बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कुछ पॉइंट वहाँ से टेकन करेंगे जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो वुमेन जो होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वुमेन की स्टेटस जो थी अच्छी थी दोस्तों। वहाँ पर कह सकते हैं कि जो राइट्स थी वो मेन के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स दिया जाता था। वो वुमेन को भी पावरफुल वहाँ पर पावरफुल थे और कह सकते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो नहीं था, ना के बराबर था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बेटर थी अगर जेंडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों वेदास यानी एज ऑफ द ऋग वेदास। तो ऋग वेदास में स्टेटस अगर बात करें कि वुमेन्स का क्या स्टेटस रहा है, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ थी या नहीं थी, इसको डिस्कस करेंगे। तो ऋग वेदास सोसाइटी वाज फ्री सोसाइटी। ऋग वेदास सोसाइटी जो था यहाँ पर भी स्ट्रेस नहीं थी
डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, यहाँ पर सोसाइटी फ्री थी, एजुकेशन सबको इक्वली दी जाती थी, चाहे वो बॉयज़ हो या इधर या और गर्ल। ओके, गर्ल्स स्टडी द वेदा एंड फाइन आर्ट्स। गर्ल्स जो है वहाँ पर स्टडी करते थे, अपने जो भी मन किया उस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते थे, और ज़्यादातर गर्ल्स वेदाज और फाइन आर्ट्स का स्टडी करने के लिए उन्हें छूट दी गई थी, छूट कर सकते मतलब फ्रीडम था, आज़ादी था। वुमेन नेवर ऑब्जर्व पर्दा, यहाँ पर एक वर्ड आया पर्दा, तो वहाँ वुमेन जो है यहाँ पर पर्दा नहीं ली थी। वेदाज, अगर ऋग वेदाज में बात करें तो ऋग वेदाज में मेंशन ऐसे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग वेद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर्दा सिस्टम नहीं थी दोस्तों। द एंजॉयड फ्रीडम इन सेलेक्टिंग देयर मेट्स, अपने मतलब आज़ाद थे अपने मेट्स के साथ, अपने मेट को सिलेक्ट करने का अधिकार था, अपने मेट्स के साथ एंजॉय करने का अधिकार था, ये सभी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ थी कि बट डिवोर्स वाज नॉट परमिशेबल टू देम, लेकिन जो तलाक की बात करते हैं, डिवोर्स की बात करते हैं, वो नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। डोमेस्टिक लाइफ वुमेन आवर कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड एंजॉयड फ्रीडम। अगर डोमेस्टिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पर वुमेन्स को आज़ादी दी गई थी, और अपने फ्रीडम को, अपने पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं घरों में, ऐसा यहाँ आज़ादी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वुमेन हेल्प देयर हस्बैंड इन एग्रीकल्चर। यहाँ वेदास ऋग्वेद में ये भी देखने को मिला है कि जो औरतें थी वो अपने हस्बैंड को एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, फाइनेंशियल मैटर में हेल्प करते थे। दोस्तों ऋग वेदास में आप देखोगे कि जो अनमैरिड डॉटर हुआ करती थी, जो अनमैरिड बच्चे थे, स्पेशली हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो फादर की प्रॉपर्टी में उनको शेयर मिलता था, हिस्सा मिलता था। ये सारी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी यहाँ पर ऋग वेदास में सारा कुछ मेंशन किया गया था। सेकंड हम बात करेंगे द एज ऑफ लेटर वैदिक, जैसे कि संहिता, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद, इन सारे में वुमेन्स की स्टेटस क्या रही, क्या जेंडर इक्वालिटी थी या नहीं थी, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। तो वेदास तक तो सिचुएशन वुमेन्स का ठीक था दोस्तों, अच्छी थी पहले, लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आता है, ब्राह्मण्स पीरियड, उपनिषद, इन सारे चीज़ों में वुमेन्स का स्टेटस धीरे धीरे उसको कंसाइज कर दिया गया, उनकी फ्रीडम को नैरो कर दिया गया, बाउंड लगा दिया गया आज़ादी पर। क्या था आखिर रीजन, तो देखते हैं। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, लीड टू इंक्रीजिंग पैट्रियार्की। एक्चुअली पैट्रियार्की सोसाइटी का मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होता है दोस्तों। वहाँ पर फीमेल के जगह पर मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। फीमेल डिविनिटी वेर रेलीगेटेड सेकेंड क्लास स्टेटस एंड द लॉस्ट द राइट एंड प्रिविलेज। यानी अपने जो वेदाज में पढ़ा, ऋग वेदाज में, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, जहाँ पर वुमेन्स की स्टेटस काफ़ी अच्छी थी, उन्हें फ्रीडम दी गई थी, उन सारे फ्रीडम को एज ऑफ लेटर वैदिक काल में, ब्राह्मण्स उपनिषद काल में नैरो कर दिया जाता है और छीन लिया जाता है। एंड इंक्रीजिंगली रिजिड जेंडर हायरार्की वाज एनफोर्स्ड, और धीरे धीरे जो रिजिड जेंडर हायरार्की होता है वो इन्फोर्स्ड किया गया। वुमेन वेयर सेक्युलर्ड एंड बिकेम लेस एबल टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। उनकी आज़ादी को कम कर दिया गया, उनकी सोच को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उन्हें पार्टिसिपेशन करने के लिए किसी चीज़ में धीरे धीरे कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक प्रकार के सोसाइटी में वुमेन्स के अगेंस्ट में, वुमेन्स के प्रति लोगों का एक अलग तरीके का वाइब्स, अलग तरीके का व्यू स्प्रेड करने लगा। देन धीरे धीरे यहाँ सब देखो चेंजेज हुआ, अगेन चेंज हो रहा है। एज ऑफ धर्मशास्त्र, अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो वहाँ पर भी वुमेन्स की स्टेटस को अच्छा नहीं, नैरो कर दी जाती है। कह सकते हैं कि वुमेन्स स्टेटस जो थी यहाँ पर, हिंदू रिलीजन्स अगर हम बात करें, बिगिन टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट मोरल लॉ इन देयर फॉलोअर्स। उन्हें आज़ादी देने से मना कर दिया गया। जो हिंदू रिलीजन्स थे उन्होंने बोला कि अगर इन्हें आज़ाद करेंगे, इन्हें आज़ादी देंगे तो ट्रांसग्रेस द लिमिट्स, मतलब बहक जाएंगे। बहकने का मतलब होता है कि उनकी दिमाग ठीक नहीं रहेगा, वो अपने आप को सुप्रीम शो करने लगेंगे अगर वुमेन्स को आज़ादी देते। तो ऐसा मेंटालिटी का सोच लेकर इस पीरियड में लोग आगे बढ़े।
यानी पैट्रियार्की का यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर ज़्यादा फोर्स किया गया। द स्मृति राइट्स, जैसे कि अगर बहुत सारे विद्वान की अगर हम बात करें, जैसे कौटिल्य हो गया, मनु स्मृति हो गया, एजन वेल्किया बिगेन टू फेवर सेक्युलरिज्म्स ऑफ वुमेन। सेक्युलरिज्म्स ऑफ वुमेन का मतलब होता है कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म्स का मीन्स एकांत, एकांत, एकांत इन द सेंस कि कहा गया कि सोसाइटी में ज़्यादा वुमेन्स को पार्टिसिपेशन ना दिया जाए, इन्हें एकांत में, इन्हें घर में रखने की रखा जाए। ये होम मेकर हैं, घर के लिए बनी है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि ये बच्चे को जन्म देने का एक मशीन है। इस तरीके का चीज़ें बताया गया, और घर को सजाना, घर को केयरिंग करना, बच्चों को केयरिंग करना, इस तरीके की चीज़ें कहा गया कि इन सारी चीज़ों को लेकर वुमेन्स इस धरती पर आई है, वुमेन्स को ये सब काम है। बाकी उन्हें समाज में पार्टिसिपेट, ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर कोई भी काम करना, डिसीजन में हिस्सा लेना, ये सब चीज़ों से उन्हें बाहर कर दिया गया, इस सारी चीज़ें। विडो वेर इल ट्रीटेड बाय द सोसाइटी, विडोज। अब देखिए हड़प्पन सोसाइटी में अगर बात करें तो विडो रीमैरिज सिस्टम थी, वहाँ पर शादियाँ की जाती थी, वहाँ पर अपने मेट कहते हैं, अपने साथी को चुनने के लिए आज़ादी थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है। विडो वेर इल ट्रीटेड बाय द सोसाइटी। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों कि वुमेन नीड प्रोटेक्शन, यहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने कहा कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या हुआ कि छोटे एज में शादी कर देने की प्रचलन स्टार्ट हो गई, यानी चाइल्ड मैरिज ये स्टार्ट हो गई। और दूसरी साथ में कि कोई भी वुमेन यहाँ पर जब विडो यानी विधवा हो जाती थी तो फिर से उसे रीमैरिज यानी शादी नहीं करने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती है धर्मशास्त्र से। द लॉ गिव प्रोहिबिट विडो रीमैरिज फ्रॉम, वही फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट होती है ये सारी चीज़ें कि विडो को रीमैरिज करने से मना कर दिया जाता है। वुमेन्स को चाइल्ड मैरिज कर दिया गया, बचपन में शादी करने के लिए फोर्स किया गया, इस सारे चीज़ें। एक ऋग्वेद में आपको मैंने कंसेप्ट एक बताया कि जैसे कि वहाँ पर वुमेन्स को सधर्मिणी बोला गया था। सधर्मिणी के धीरे धीरे चीज़ें क्या हो गई, कम होने लगी, ये सभी लूज होने लगी, और उसके जगह पर एक वर्ड आ गया पतिव्रता धर्मा। पतिव्रता धर्मा यानी सधर्मिणी का मतलब हुआ कि आप दोनों मिलकर, दोनों इक्वली कोई काम कर सकते, दोनों को राइट्स है। लेकिन पतिव्रता धर्मा का मतलब आप पति के लिए इतना डिवोशन रहोगे, पति यानी हस्बैंड के लिए इतना डिवोशन होगे, उतना बना दिया गया समाज में कि जो भी कुछ है वो पति है, पति के बिना, हस्बैंड के बिना आप कुछ भी नहीं हो, है ना। आपकी स्टेटस विदाउट हस्बैंड समाज में नहीं है, इस तरह का स्टेटस, इस तरह का चीज़ें बात स्प्रेड किया गया, फैलाया गया मैसेज को, और ऐसे सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव बन गया कि विदाउट अगर आपको आपको ज़िंदा रहना है तो आपको शादी करना कंपलसरी है, और आपको हस्बैंड के बिना आपका लाइफ नहीं है। दोस्तों आगे यही चलता है, फिर आता है बुद्धिस्ट इंटरल्यूड में। अब यहाँ पर जब इस तरह का शास्त्र में हमारे धर्म में फैल रहा था इविल्स, तो बुद्धा उसी समय 6th सेंचुरी में, याद होगा आपका 6th सेंचुरी में बुद्धा का जन्म होता है। बुद्धा इस सारे चीज़ें इविल से लोगों को मुक्ति दिलाने में कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धा एरा में अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जो लॉन्ग ऑप्रेस्ड यानी जो दबाव था वुमेनहुड, क्या वुमेन का समाज में जो स्टेटस था, उससे लोगों मुक्ति दिलाए लॉर्ड बुद्धा की जो कंसेप्ट, बुद्धा की जो आइडियोलॉजी था, लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हिंदू धर्म में पंडितों ने यानी ब्राह्मणों ने बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बहुत तरह का ऑब्जेक्शन लगा रखे थे, रूल्स रेगुलेशन। इस वजह से लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को परिवर्तन करते हैं और बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। बुद्ध धर्म में क्या था कि लिबरल था, लिबर्टी थी, इंडिपेंडेंस थी, फ्रीडम था, आज़ादी थी, थिंकिंग की, रहने की, सोचने की, इन सारी चीज़ों को, इसलिए लोग बुद्ध धर्म को अपनाने लगे। बुद्ध जो होता था, जो बुद्ध बिकेम बून द ऑप्रेस्ड क्लासेस स्पेशली वुमेन। तो कहा जाता है कि बुद्ध जो आया, बुद्ध जो इंटरल्यूड यानी बुद्ध एरा जो आया,
ये बून था सोसाइटी के लिए, ये बून था महिलाओं के लिए। वुमेन आर एक्सेप्टेड एज नन्स, कह सकते भिक्षुनी यानी नन्स बनने लगे। उन्हें मोनेस्ट्रीज वगैरह में फ्री रहने की जगह, सोचने की जगह, अपने मैसेज को स्प्रेड करना, फैलाना, इन सारे चीज़ों के लिए आज़ादी दी गई है। तो इसलिए लोग बुद्ध धर्म अपनाने लगे और कुछ हद तक उन्हें जो हमारे समाज में बैड इविल्स, कुरीतियाँ चलते आ रही थी, उससे मुक्ति दिलाने में कुछ हद तक आगे होते हैं बुद्ध आइडियोलॉजी। ठीक है। वुमेन इन मिडाइवल पीरियड। अब हम बात करें कि वुमेन्स की स्टेटस मिडाइवल पीरियड में क्या रहा। दोस्तों फिर से बुद्ध जो धर्म था वो ख़त्म होता है, उसके बाद फिर वही स्टेटस आ जाता है पहले वाला ही। मिडाइवल पीरियड अगर हम बात करें तो मिडाइवल पीरियड नहीं, मुस्लिम पीरियड की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर यानी 1206 से लेकर, ऐसा माना जाता है कि 1206 से लेकर इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत रहा 1526 तक। तो यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी आप कह सकते हैं, फर्स्ट फाउंडर जो था स्लेव डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐसा नहीं था, वहाँ पर कुछ किंग, कुछ एम्पायर, जैसे कि आप राजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ोगे तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बनाया था। तो कुछ को छोड़कर, वो एक्सेप्शनल केसेज है, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर राजाओं को वुमेन्स के प्रति कोई लिबरल थिंकिंग नहीं रहा। हमेशा उन्हें पर्दा में रखने का सिस्टम रहा, उन्हें डीमोटिवेट करने का सिस्टम रहा, सती जैसे कस्टम का यूज किया गया। आपको मालूम है जौहर जो राजस्थान राजपूत वगैरह यूज करते थे, वहाँ पर जो वुमेन्स को पर्दा में इसलिए रखा जाता था ताकि वो जो मुस्लिम एम्पायर थे, मुस्लिम जो राजा थे, मुस्लिम जो सम्राट था, उससे बचाने के लिए हिंदू या फिर राजपूत या फिर हिंदू धर्म से जो भी बिलोंग करने वाले सोसाइटी होती थी, वो अपने महिलाओं को प्रोटेक्शन, महिलाओं को पर्दा में रखने की कोशिश करने लगे। बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया गया, इस तरीके की चीज़ें। यहाँ पर बात आता है सती का। तो सती, मैंने आपको बताया पतिव्रता वाला सिस्टम। तो पतिव्रता में आपको एक सती करके, यानी अगर हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उस पर उसे मजबूर किया जाता था, महिलाओं को भी उस पायर यानी उस चिता पर लेटाकर उसे भी मार दिया जाता था, या स्वेच्छा से ही वुमेन कहती थी कि मैं भी मरूंगा। इस तरह का दिमाग में एक कंसेप्ट बना दिया गया था, एक धारणा बना दी गई थी। इस वजह से वुमेन्स की स्टेटस यहाँ पर कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ही नैरो थी, नेग्लिजिबल थी, है ना। तो अपने आइडिया को डिलीवर नहीं कर सकते थे, अपने आइडिया को बता नहीं सकते थे, वो दूसरे पर डिपेंडेंट थे। और डिपेंडेंसी किस पर थी? मेल पर थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर थी। यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज में विश्वास करते लोग, चाइल्ड मैरिज को आगे बढ़ाया गया, है ना। तो इस तरीके का चीज़ें यहाँ भी स्टेटस, अगर वुमेन की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। वुमेन्स को सप्रेस्ड किया जाता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ निकल कर सामने आती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे वुमेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड यानी ब्रिटिश एरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपका बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं यूरोपियन कंट्री से। आपको मालूम होना चाहिए मैकाले ने जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर एक मॉडर्न एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट करता है। मैकाले आके यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन यानी यूरोप के एजुकेशन को इंडिया में सेटअप करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारा जो बैड इविल्स थी, उन सारे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिशनरी आते हैं और सेटअप करते हैं, फीमेल स्पेशली फीमेल एजुकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ उस मिशनरी में से नाम मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कि मिस्टर प्ले करके थे, मिस मैरी थी, एन कुक थी। ये सभी जो अच्छा काम करती है वुमेन्स एजुकेशन को लेकर। तो यहाँ पर कुछ स्टेटस सुधरता है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट थे जो हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स फैल रखा था, उन सारे को ख़त्म करने में अंग्रेज़ के साथ मिलकर इस सारे बैड इविल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों जैसे कि उनमें से राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना। तो एनी बेसेंट हो गए, डॉक्टर एनी बेसेंट, इन सारे लोगों ने, ये हमारे सोसाइटी के सोशल रिफॉर्मर्स थे दोस्तों, जो क्या किए
कि जैसे सती जैसे कस्टम को ख़त्म करने में राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। इन्होंने और इसके वजह से इनकी इनिशिएटिव की वजह से ब्रिटिशर्स ने 1917 में 1892 में सती जैसे कस्टम को बैन कर दिया जाता है और एनिवेशेंट में एक मद्रास में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन खोलती है 1917 में दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे अंग्रेज ने लॉ लगाया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बनाया 1856 में, जिसमें क्या हुआ कि विडो रीमैरिज होगा, है ना, यानी जो विधवा हो जाएगी उसको भी शादी करने का राइट्स है, हक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगाई गई, यानी चाइल्ड अब बचपा मेन एक एज डिसाइड किया गया कि इस एज से अगर नीचे किसी का शादी होता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसको हम चाइल्ड मैरिज एक्ट कह सकते हैं। 1929 में बनी थी। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इस तरीके का बहुत सारे लॉ बनाकर चीज़ों को हमारे सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी, इविल्स थी, उन सारे चीज़ों को सुधारने में मदद किया जाता है। सेकेंड, महात्मा गांधी जो थे हमारे, कह सकते हैं कि वो वुमेन्स एजुकेशन के लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और उन्होंने कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे विद्यालय की जनक कहा जाता है दोस्तों, कि उनकी वाइफ के नाम पर कस्तूरबा गांधी खोली जाती है। और इन्होंने वुमेन एजुकेशन, वुमेन स्टेटस, वुमेन की जो सोसाइटी में जो स्टेटस थी उसको इनकरेज अच्छा करने में महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा रोल रहा। अब हम बात करते हैं दोस्तों वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा पहले की बात हो रही है। तो विद डिस्पैच जैसे लॉ बनाई जाती है, प्रोग्राम आती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854 में लाता है ना। तो जो स्पेशली वुमेन्स को एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है, वुमेन्स को एक पावर देता है, राइट्स देता है, आज़ादी देता है ना, एम्प्लॉयमेंट की, सोचने की, जॉब करने की। तो इस तरीके का चीज़ें ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत किया था, कुछ अच्छा भी किया था, है ना। सम वुमेन वेयर ऑल्सो इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू अपॉइंटमेंट टू टीचर्स इन गर्ल्स स्कूल, है ना। ब्रिटिशर्स ने वुमेन्स एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए, वुमेन्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वुमेन्स टीचर को रिक्रूट करते हैं। और उसके बाद जो गर्ल्स एजुकेशन था वो भी जो मतलब कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही थी। 1882 से लेकर 1947 में सुधार हो रही थी गर्ल्स एजुकेशन में, लेकिन वो स्लो थी, हाँ ना, स्लो बट स्टडी कहा जाता है ना, कि स्लो हो लेकिन काम कंटिन्यू चलता रहा है तो प्रोग्रेस जरूर कह सकते। तो इसी तरह का काम हो रही थी। तो इसी को लेकर अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश ने ये सारे वुमेन्स को आगे आने की, पढ़ने की आज़ादी दी, वुमेन इक्वालिटी की बात कही, तो फर्स्ट टाइम कह सकते 2 इंडियन वुमेन 1883 में ग्रेजुएट होती है ना। आई रिपीट कि 2 इंडियन वुमेन ग्रेजुएट इन 1883। इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल्स ड्यूरिंग दिस 2 डिकेड्स 5 टाइम्स गुना बढ़ जाता है दोस्तों। यानी जो एडमिशन है गर्ल्स का, इनरोलमेंट है सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स का, वो काफ़ी 5 टाइम्स गुना बढ़ जाता है। प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट ऑफ कोर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम 1.254 लाख एंड 3.45 लाख। कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में इनरोलमेंट गर्ल्स का 1.24 लाख से बढ़कर 3.45 लाख हो जाती है दोस्तों। और बहुत सारे यहाँ पर एक वुमेंस के लिए स्पेशली वुमेंस यूनिवर्सिटी खोली गई, जैसे श्रीमती नतीबाई दामोदर ठाकरे करके, है ना, वुमेंस यूनिवर्सिटी खोली गई बॉम्बे में 1916 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद प्री इंडिया के में तो वुमेंस जेंडर की क्या स्टेटस रहा, हमारे वुमेंस की क्या स्टेटस रहा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना कि जेंडर मीन्स सिर्फ वुमेन या मेल। जेंडर स्पेशली हमारा समाज जो रहा है शुरू से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, तो इसलिए हम लोग जो भी सुधार होगा वो मेल में ज़्यादा होगा, क्योंकि मेल को हमारा समाज सप्रेस्ट करके रखा, मेल को हमारा फीमेल को हमारा समाज सप्रेस्ट करके रखा। और जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें कम दिया गया, आज़ादी कम दी गई, लिबर्टी कम दी गई, फ्रीडम कम दी गई।
इस वजह से हम ज़्यादातर उनकी स्टेटस की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने पेपर्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया में वुमेन्स की स्टेटस क्या रही है, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आर्टिकल 15 आप जानते ही हो, आर्टिकल 15 में ये मेंशन किया गया है, गारंटी दी गई है कि इक्वल राइट फॉर बोथ सेक्सेस, यानी जो मेल और फीमेल है उन सारे को इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए, ऐसे आर्टिकल 15 में मेंशन है। आज़ादी के बाद हमारा संविधान बनता है और बहुत सारे आर्टिकल्स में क्या क्या लॉ रूल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोविजंस देती है, द सोशल लेजिस्लेटिव हैज़ बीन पास टू इम्प्रूव द एजुकेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एजुकेशन जो गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा पीछे था, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको सुधारने का बहुत सारा कोशिश की है। बहुत सारे बिल आता है, बहुत सारा आपका कमेटी बनती है दोस्तों। उसी कमेटी की अगर हम बात करें तो भक्त वत्सलम कमेटी था, है ना। हिंदू बिल कोड एक्ट पास की जाती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आती है दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम, जो सबसे पहले अगर कमीशन की अगर हम बात करें दोस्तों, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। उसमें प्रोफेसर राधा कृष्णन जो थे वही उसका हेड थे, उनका हेड था थे। और कह सकते हैं कि जो इसमें जो वुमेन एजुकेशन पर, जो वुमेन एजुकेशन की जो कमियां थी, उन्हें जो आगे बढ़ने में मौका नहीं दी जाती थी, तो उन सारी चीज़ों पर इन्होंने बात कही। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इन 1958 में। इसमें ये डिमांड किया गया 1958 में, जो गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन्स एजुकेशन कमेटी अपॉइंट की जाती है, तो इसमें ये डिमांड किया गया कि स्कूल जो गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स होनी चाहिए, एक गर्ल्स स्कूल में अपॉइंट होनी चाहिए वुमेन टीचर्स की। उसके बाद स्पेशल फंड आनी चाहिए यूजीसी के द्वारा, है ना, हायर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए, हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ओके, वुमेन्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। इस तरीके का चीज़ें सुधार हमारी होनी चाहिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। आगे चल के फिर एक कमेटी बनाया जाता है, भक्त वत्सलम कमेटी, है ना। इस कमेटी को मेन मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि गर्ल्स एजुकेशन में गर्ल्स जो है, गर्ल्स आखिर आगे क्यों नहीं आते हैं, समाज में वो पीछे क्यों हैं, उन्हें समाज में इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखने को मिल रहा है, क्या कमियां क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भक्त वत्सलम कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद फिर आपको द एजुकेशन कमेटी, हाँ, मुदालियर कमेटी, 1986 कमेटी, इस तरीके का कमेटी बनाई जाती है दोस्तों। और इन सारे चीज़ों में गर्ल्स की एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कही जाती है। अगर हम बात करें एजुकेशन कमीशन 1964-66 की, तो इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया गया, गर्ल्स क्वालिटी एजुकेशन की। दूसरी बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी देने की बात कही गई, है ना। उन्हें बाहर, समाज से बाहर निकल कर सिर्फ हाउस मेकर जैसे वर्क में अपने आप को उलझा कर ना रखे, जैसे चीज़ों से बाहर निकल कर कुछ अलग करने की अपॉर्चुनिटी दी गई, बात कही गई, जिसमें एजुकेशन तो काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई। और आज भी समाज में ऐसा नहीं कह सकते कि आज भी समाज में हम 100% गर्ल्स को आगे कर कर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना। अगर इन सारे चीज़ों को आप अपने एग्जाम्स में मेंशन करते हैं, अगर क्वेश्चन ये रहता है तो आपके लिए बेटर होगा। लास्ट में एक चीज़ आप ध्यान रखना, कंक्लूजन जरूर लिखना है एग्जाम के पेपर में। कंक्लूजन लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर ये देखता है कि ओवरव्यू आपका क्या रहा है। तो कंक्लूजन में आप लिखोगे, यहाँ पर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। वीडियो ऐसे भी लंबी हो चुकी है तो ज़्यादातर इसको कंक्लूजन हम नहीं बताएंगे। कंक्लूजन आप लिखोगे और कंक्लूजन जो मैंने बताया, लास्ट में एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिक्टम। शाइमन ने कहा था कि वन इज़ नॉट बॉर्न एज अ वुमेन, वन इज़ नॉट बॉर्न एज अ वुमेन बट बिकम्स वन। इस तरीके का कोट आप लिख सकते हो, आप कोई भी कोट डाल सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, कोट को ध्यान देना, अंडरलाइन कर देना। और जो आप बोल्ड, इस तरीके का जो आप बोल्ड बनाकर कंक्लूजन हुआ या कमिटी हो गया, तो इसको आप बोल्ड करना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर डायरेक्ट उस पॉइंट को देखे और आपकी राइटिंग स्किल को
अच्छा समझ कर आपको अच्छा मार्क दे सके। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने पेपर में इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय बाय।